Hello friends, welcome to this channel by the name of Royal Mentor. Today in this video we are going to study about nucleus. इस वीडियो में जो है हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिस्कवरी, तो इसको किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1838 में, लेकिन कौन से सेल्स में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था? ऑर्च सेल्स में डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑर्च सेल्स जो है ये ऑर्च प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं और ऑर्च प्लांट जो है ये जापान में ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये फ्लावर का प्लांट है। अब हम जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो न्यूक्लियस जो है ये एक प्रोमिनेंट पार्ट है। ठीक है, सेल का लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है यूकेरियोटिक सेल्स का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड प्रोमिनेंट ऑर्गेन इन यूकेरियोटिक सेल। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, जबकि राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है सेल का। ठीक है, ये प्रोमिनेंट होता है, यानी अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहे तो इजीली देख सकते हैं। न्यूक्लियस जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं। यहाँ पर आप लोग सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल बिकॉज इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? डीएनए जो है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक डेटा मौजूद होता है। जेनेटिक डेटा जो है इन्फॉर्मेशन कौन से हो सकते हैं? यानी हमारा बॉडी का सारा मॉर्फोलॉजी, यानी स्किन हेयर हो गया, इनके कलर्स हो गए, माउथ हो गया, नोज हो गया, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जितने भी हमारे बॉडी का है। इसी तरह हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, सर्वाइव हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में मौजूद होता है? ये सारे डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए जो है ये मदर सेल से डॉटर सेल में जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो मदर सेल से डीएनए जो है टू डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज इट कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये क्या करता है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन कौन से हो सकते हैं? एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया। एनाबॉलिज्म में जो है हमारे साथ क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस होता है, ये कंपाउंड्स बनते हैं एनाबॉलिज्म में। यानी इनका ये प्रोडक्शन जो है ये कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कैटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है, यानी कैटाबॉलिज्म है बॉडी में हमारे होता है, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड्स को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारा कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो इस वजह से ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है सेल में। ठीक है, बॉडी में। तो अब हम साइज़ पढ़ेंगे। तो इसका साइज़ जो है वो 10 माइक्रोन मीटर है डायमीटर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम जो है शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो शेप इसका क्या होता है? स्फेरिकल और इर्रेगुलर शेप होता है। द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज यूजुअली स्फेरिकल और इर्रेगुलर। ठीक है, अब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स में कितने होते हैं एक न्यूक्लियस सेल्स में। तो हमारे साथ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। तो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। बायन्यूक्लिएटेड सेल्स वो सेल्स जिनमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, सच सेल्स को क्या कहा जाता है? बायन्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल्स जिनमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हो। ठीक है, तो सच सेल्स को क्या कहा जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो सेल्स विच पोसेस मोर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, अब हम जो है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का वो कंपोज्ड हुआ है 4 पार्ट से। ठीक है, 4 कंपोनेंट से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, इसको न्यूक्लियर एनवलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। न्यूक्लियोलस है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, और न्यूक्लियर पोर्स भी है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। ये मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझा दूंगा। तो पहले जो है हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी सराउंड में न्यूक्लियर एनवलप होता है, और सच एनवलप को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवलप विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर आप लोग इस 4 पॉइंट्स को देख सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे साथ जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ कनेक्टेड होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दीज मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमारे साथ सेल्स में जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और लिपिड से ही बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी जो है ये किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। अब हम जो है थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं और सच पोर्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफ़र करता है मटेरियल्स को बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान, ठीक है। वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल दो दिए हैं कि मैसेंजर आरएनए। आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो है डीएनए मौजूद होता है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनते हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म की तरफ आ जाता है, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है किसके ज़रिए, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए मैसेंजर आरएनए। तो वो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियर पोर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में फिर इसकी ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। इसी तरह राइबोसोम्स लीव न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम भी जो है आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोलस में, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझा दूंगा न्यूक्लियोलस क्या होता है, लेकिन आप लोग यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि राइबोसोम इस न्यूक्लियोलस में बनता है। ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, इस न्यूक्लियोलस में क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। और ये राइबोसोम्स जो है फिर साइटोप्लाज्म में आते हैं और साइटोप्लाज्म में किसके ज़रिए आते हैं, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए आते हैं। और फिर साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स बनाते हैं और ये राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। तो दिस पोर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये पोर्स जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बता दिया। एंड इट्स नंबर इज़ अबाउट 3000, ये 3000 के लगभग होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स। अब हम जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस मैट्रिक्स विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड का क्या मतलब, यानी ये विस्कस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स बैकग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये क्या होता है, ये एक बैकग्राउंड सब्सटेंस है न्यूक्लियस में, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ और सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। अब जो है इट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मैंने आप लोगों को कहा कि ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ये बैकग्राउंड सब्सटेंस होते हैं और इस बैकग्राउंड सब्सटेंस में वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मौजूद होते हैं। वो मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में दिया है कि क्रोमेटिन हो सकते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स, एंजाइम्स हो गए, आरएनए हो गए, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए, एटसेट्रा। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो मटेरियल है जिनसे बाद में क्रोमोसोम्स बनते हैं, लेकिन इसके साथ प्रोटीन भी कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और सच प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। अब हम जो है न्यूक्लियोलस को पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेन का मतलब कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है। न्यूक्लियोलस अपीयर एज राउंड, ये किसका शेप क्या होता है, राउंड होता है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस में बी 1 और मोर। न्यूक्लियोलस जो है एक न्यूक्लियस में 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा यानी 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस इज राइबोसोम सिंथेसिस फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम्स बनते हैं और फिर वो राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म की तरफ चले जाते हैं। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट्स ऑफ 2 रीजन। न्यूक्लियोलस जो है ये फर्दर मुश्तमिल होते हैं 2 रीजन्स पर, सेंट्रल फिब्रिलर रीजन एंड आउटर ग्रेनुलर रीजन। तो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन इट इज़ अ डेंस रीजन, ये जो है डेंस रीजन होता है। इट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, इसमें जो है राइबोसोमल आरएनए होता है और डीएनए होता है। और ये आउटर ग्रेनुलर रीजन ये जो है न्यूक्लियोलस का सेकंड रीजन है, ठीक है।
तो ये इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन राइबोसोमल आरएनए, इनमें क्या होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए होता है। अब हम जो है न्यूक्लियस का फोर्थ कंपोनेंट पढ़ेंगे, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का लिटरली मीनिंग क्या है, क्रोमा का मतलब है कलर्ड और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। तो लिटरली मीनिंग क्रोमोसोम का क्या है, कलर्ड बॉडी। अब हम जो है डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम को किसने डिस्कवर किया था। तो क्रोमोसोम जो है ये विल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1882 में सैलमेंडर लार्वे के सेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम वो डिस्कवर्ड बाय विल्टर फ्लेमिंग 1882 इन सैलमेंडर लार्वा। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सैलमेंडर लार्वा का पिक्चर है। सैलमेंडर लार्वा जो होता है ये लिजर्ड की तरह होता है, ठीक है। अब हम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क, तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्रोमोसोम किस तरह ऑब्जर्व होता है एक सेल में, उन्होंने किस तरह ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्रोमेटिन नेटवर्क को ऑब्जर्व किया था और उसके बाद जो है उन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था। तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है और ये किस तरह ऑब्जर्व उन्होंने किया था, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज क्या है, आप लोग जानते हैं कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज होता है, एक डिवीजन फेज होता है। इंटरफेज में G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है और डिवीजन फेज में माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो इंटरफेज के दौरान जो है क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये ऑब्जर्व होता है सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क के बाद फिर क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम कैन बी ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। इंटरफेज में जो है क्या होता है, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है डिवीजन फेज शुरू होता है। तो डिवीजन फेज में माइटोसिस होता है और माइटोसिस के फिर सब फेजेस है, प्रोफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, इसी तरह मेटाफेज है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रोफेज के दौरान जो है क्रोमेटिन नेटवर्क क्या हो जाते हैं, कंडेंस होता है, कंट्रैक्ट होता है और क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये हमारे साथ डबल हेलिक्स है, ठीक है। फिर ये डबल हेलिक्स डीएनए जो है ये रिप्लिकेशन के बाद क्या हो जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्ड्स ऑन अ स्ट्रिंग डीएनए वोंड ऑन अ न्यूक्लियोसोम्स, ये जो है इनके साथ ये डबल हेलिक्स डीएनए जो है ये अटैच हो जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ और क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन थ्रेड, ये सब टर्म्स जो है इसका एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्रोमेटिन फाइबर है। ये क्रोमेटिन फाइबर कब ऑब्जर्व होता है, ये हमारे साथ इंटरफेज के दौरान ऑब्जर्व होता है। फिर प्रोफेज में क्या हो जाता है, ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और इससे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरा उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे साथ क्रोमोसोम किस तरह ऑब्जर्व होता है। अब हम जो है केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो केमिकल जो है ये किस चीज़ से बना होता है, डीएनए से बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, और यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये डीएनए से बनता है और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। अब हम जो है फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक क्रोमोसोम का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 आर्म्स नोन एज क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। इसके 2 आर्म्स होते हैं और सच आर्म्स को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इन शॉर्ट क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे साथ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस और दूसरे साइड पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एरो के राइट साइड पर भी क्रोमोसोम है और इस एरो के लेफ्ट साइड पर भी क्रोमोसोम्स है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है, ये हमारे साथ जो ये लेफ्ट साइड पर क्रोमोसोम्स है ग्रीन कलर में और पर्पल कलर में, ये क्रोमोसोम्स जो है ये रिप्लिकेशन से पहले होते हैं, ठीक है। ये से क्रोमोसोम हमारे साथ G1 फेज़ में ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। फिर G1 फेज़ के बाद S फेज़ में जो है इनकी रिप्लिकेशन हो जाती है, डीएनए जो है वो डुप्लिकेट हो जाती है और इसी तरह क्रोमोसोम भी जो है इसका भी रिप्लिकेशन और डुप्लिकेशन हो जाते हैं और इसी तरह हमारे साथ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इस राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं S फेज़ में, ठीक है, इंटरफेज के S फेज़ में, और इसी तरह रिप्लिकेशन हो जाते हैं और ये भी हमारे साथ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो ये हमारे साथ दोनों क्रोमोसोम्स है, ये एक रिप्लिकेशन से पहले
सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जब रेप्लिकेशन इसकी हो जाती है तो फिर इस तरह डिप्लॉयड की नज़र में आता है। तो ये लेफ्ट साइड पर जो होते हैं ये है, इसको हैप्लॉयड भी कहा जाता है, और जो राइट साइड पर है इनको डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 आर्म्स नोन एज क्रोमेटिड्स, इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, ये ईच क्रोमोसोम्स के साथ दो क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड्स जो है ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर यहाँ है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर अटैच एट द पॉइंट काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर थ्रू स्पाइंडल फाइबर। जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है, तो सेल डिवीजन के दौरान हमारे साथ सेंट्रियोल से क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनते हैं, और वो स्पाइंडल फाइबर जो है इन सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। काइनेटोकोर वो पॉइंट है जिसके साथ क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर अटैच होता है। तो सच पॉइंट को क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। स्पाइंडल फाइबर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर लेता है। ठीक है, और हमारे साथ डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है लोकस के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकस क्या होते हैं, द लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। वो लोकेशन जहाँ पर जीन एग्जिस्ट करता है, द रेजिडेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, जहाँ पर रेजिडेंस होते हैं जीन का, सच लोकेशन को क्या कहा जाता है, लोकस कहा जाता है, और इसका प्लूरल फॉर्म लोकी है। ठीक है, अब जीन क्या है, जीन जो है ग्रुप और सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड जीन। जीन जो है ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि क्या करता है, एक पार्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जीन जो है ये इनमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, 1000 से लेकर 1500 तक इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का यूनिट है। हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी वो प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, तो ये जीन क्या करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फादर से यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन पार्टिकुलर स्पीशीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये कांस्टेंट होते हैं, रिमेन सेम होता है स्पीशी में। ठीक है, पेरेंट सेल्स में और डॉटर सेल्स में। अब अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दे दूँ तो ह्यूमन के सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन स्पीशी में कितने हैं, 46। अब अगर आप चिंपैंजी को देखें तो उनमें 48 होते हैं। फ्रॉग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 होते हैं। इसी तरह पिजन में 80 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हर स्पीशी में क्या होता है, क्रोमोसोम कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पीशी क्या होता है, स्पीशी जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड करता है यानी रिप्रोड्यूस होता है और विद वन इन अदर, फिर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ऑफ स्प्रिंग का। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को। ठीक है, स्पीशी का मतलब ये है। लास्ट में मैं आप लोगों को डिप्लॉयड नंबर और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को समझाऊंगा कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो द डबल नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड डिप्लॉयड। ह्यूमन हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉयड भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉयड। ह्यूमन एक कंटेन फॉर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड ये मैं आप लोगों को इस डायग्राम में अच्छा तरह समझा दूंगा कि डिप्लॉयड क्या होते हैं और हैप्लॉयड क्या होते हैं। असल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड जो है ये इसी तरह होता है। इस लेफ्ट साइड पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। डिप्लॉयड जो है ये 2n से रिप्रेजेंट होता है। n का वैल्यू क्या होता है, 23, यानी 23 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 46 आता है। ठीक है, 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम होते हैं लेकिन ये क्रोमोसोम इनका रिप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, इनका डुप्लीकेशन हो जाती है और एक और नया कॉपी बन जाता है। तो सच क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये हमारे साथ
3 पेयर है, लेकिन टोटल नंबर इसमें क्या है, इनमें ये 6 क्रोमोसोम है, लेकिन पेयर कितने हैं, 3 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, इस राइट साइड पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे साथ हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड जो है ये n से रिप्रेजेंट होता है और ये 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम होता है, ये एक कॉपी होता है, यानी ये रिप्लिकेशन से पहले होते हैं या ये मियोसिस में बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं सेल्स में, जबकि मियोसिस में क्या होते हैं, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं डॉटर सेल्स में। हेप्लॉइड का जो मतलब है, अगर हम मतलब सही तरीके से देखें तो इसका डिफिनीशन कुछ यूँ भी आता है कि हाफ देन द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सोमेटिक सेल्स में जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि गेमेटिक सेल्स में, गेमीट्स में कितने होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हाफ देन द सोमेटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो ये हमारे साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ 3 क्रोमोसोम्स है, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि 3 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारे साथ क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम जो साइज एंड शेप में क्या होते हो, सिमिलर होते हो। तो सच क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, टोटल 46 है, लेकिन पेयर कितने हैं, 23 पेयर ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है। और हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने हैं, हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, लेकिन हेप्लॉइड के पेयर्स कितने होते हैं, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हेप्लॉइड के पेयर्स नहीं होते। ठीक है, हेप्लॉइड नंबर 23 है, डिप्लॉइड नंबर 46 है, लेकिन 46 का पेयर कितने हैं, 23 पेयर ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम है और हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं होते। तो मेरा उम्मीद है आप लोग इस टॉपिक को समझ चुके होंगे, न्यूक्लियस को और इसके कंपोनेंट्स को, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स को। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। हेलो